15 साल स्थापित रहे लालू जी, और जी, जी। 18 साल से स्थापित है नीतीश जी। तो इस स्थापना को विस्थापना में कौन बदलेगा? जो बदलने आया वो खुद ही बदल गया जी, और इसी जी। इन्हीं गठबंधनों का हिस्सा बन करके रह गया। कि समाजवाद की जो परिभाषाएं, जो शाखाएं टूटी हैं, उनमें से दो महत्वपूर्ण शाखाएं बिहार में हैं। लालू यादव वो जो अपने आइडियोलॉजी को बचा कर रखे हुए हैं, इन द सेंस कि आज के डेट में लालू यादव के लिए समाजवाद की परिभाषा जानते हैं क्या है? कि हम भाजपा से गठबंधन कभी नहीं किया। अगर लालू यादव कहते हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी मौलिकता ये है कि मैंने भाजपा से गठबंधन नहीं किया जी, तो उन्हें ये भी कहना चाहिए कि सत्ता का सुख देने के लिए अपने पुत्र को मैंने नीतीश से गठबंधन किया। जनता के बीच में आर्थिक समानता की कोशिश करना, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। राजद को भी ये बात समझ में आ गई है कि जो सर्वे हर्डल कहीं ना कहीं आ गया है, वो बिना आग का वो धुआं नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो गढ़ है राजद का, उसमें भी चुनौती राजद को बहुत तगड़ी मिलने वाली है जी। और इस बार ये सारे एक हैं और परिस्थितियां भी बदली हैं, वोट बैंक भी बड़ा है एनडीए के पास, तो निश्चित ही तेजस्वी यादव के लिए ये बेचैनी है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों हर्डल बने हुए हैं। तेजस्वी यादव के पास एक बहुत बड़ी मौलिकता थी कि नीतीश को अगर हटाना तो मैं उसका चेहरा हूं जी। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस बात की शुरुआत अगर आप देखें तो 2015 में जब एक बार फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आते हैं, तेजस्वी यादव को हाथ पकड़ करके राजनीति में प्रवेश कराते हैं, तब से ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़े वोट बैंक के साथ जिसको लालू प्रसाद ने बनाया है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचेंगे। 2020 में करीब पहुँचते पहुँचते रह गए थे। 2025 में लालू प्रसाद की इच्छा है कि वो एक बार अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखें, क्योंकि पति पत्नी दोनों उस कुर्सी को सुशोभित कर चुके हैं। आगे क्या होगा, क्या कारण है जिसके चलते अब तक तेजस्वी यादव पिछड़ते रहे? आज भी हम कई कारण लेकर के आए हैं जो नमन जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के लाख इच्छा करने और इतना सारा वोट बैंक होने के बाद भी उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा अगर प्रबल दावेदार कोई हैं, या वोट बैंक की बात कर लें या उनके विरोध में खड़ा होकर के, तो तेजस्वी यादव घोषित रूप से अपने पार्टी की तरफ से वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। नमन जी, राष्ट्रीय जनता दल लगातार ये प्रयास कर रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे, लेकिन इतने प्रयास के बाद, इतने वोट बैंक के सब कुछ रहते हुए भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। कारण तो बहुत होंगे इनके जी, निश्चित कारणों की चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि आपने कहा कि राजद प्रयास अपने तरफ से पूरी कर रहे हैं। राजद ही नहीं हुआ, कांग्रेस भी जानती है कि उसके लिए बिहार में सत्ता का कुर्सी तेजस्वी की कुर्सी से होता ही बिल्कुल है। बिल्कुल सोनम वाला, मुकेश सहनी भी यही मानते हैं। लेफ्ट की 3 पार्टियों का जो धड़ा है वो भी यही मानता है। दरअसल आपने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई इस कुर्सी के लिए सबसे एप्ट या सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड कोई चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव का ही है। इसका कारण है, देखिए, देश भर में समाजवाद की जो धाराएं फूटी हैं, उनमें से 2 बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत, मैं कहूँगा कि मजबूत धाराएं बिहार में हैं और दोनों से अभी तक सर्वाइव कर रही हैं। जेपी आंदोलन से लेकर अब तक इन धाराओं का इसी तरीके से जीवित रह पाना, मतलब जो एक ट्रैक बना था जेपी के आंदोलन के बाद समाजवाद का, उससे पहले भी समाजवाद की धाराएं थी, लेकिन जेपी के बाद एक ऐसी ही धारा बनी जिसमें कहा गया कि हम स्थापनावाद से दूर रहेंगे जी। अगर कोई इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करेगा पॉलिटिक्स को तो हम उसको होने नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या? बेसिक हुआ क्या? 15 साल स्थापित रहे लालू और 18 साल से स्थापित है नीतीश। तो इस स्थापना को विस्थापना में कौन बदलेगा? जो बदलने आया वो खुद ही बदल गया और इसी इन्हीं गठबंधनों का हिस्सा बन करके रह गया। कोई डायरेक्ट पार्टी में चला गया तो कोई गठबंधन करके साइड में खड़ा हो गया कि ना जो नीतीश जी कहेंगे वही मानेंगे, जो लालू जी कहेंगे वही मानेंगे। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वॉइड जहां एक अदद चेहरे की तलाश है। अब कहने का मतलब, समाजवादी तो रामविलास पासवान भी थे, समाजवादी ही थे, इसी विचारधारा को मानते थे, लेकिन उनके पुत्र क्या समाजवादी हैं? आज के डेट में तो नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से जिस जगह खड़े हैं उस जगह से तो जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई वहां से उनका समाजवाद से कोई लेना देना था ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, समाजवाद की वास्तविक परिभाषा समाजवाद नहीं बोल रहा हूं मैं। जो समाजवादी राजनीति अपभ्रंशित होकर यहाँ पहुंची है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसके प्रोडक्ट लालू, मुलायम या ये हैं।
या दिल्ली में केजरीवाल भी कहेंगे कि मैं समाजवादी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके प्रोडक्ट तो नहीं है चिराग पासवान। चिराग पासवान एक ऐसे राष्ट्रवादी कॉकटेल वाली प्रोग्रेसिव पार्टी के हिस्सेदार बनना चाहते हैं या उसके कर्ता धर्ता बनना चाहते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात तो करे लेकिन विकासोन्मुख प्रयोजनाओं के तहत, और अपने समाजवाद को ये उनसे उससे जोड़ करके रखें। और समाजवाद के देखिए, समाजवाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये बहुत वेग कॉन्सेप्ट है। अब ये बोलूंगा तो कोई लोगों को विवाद लगेगा जी। समाजवाद की आड़ में जिन लोगों ने अपनी रोटियां सेकी हैं वही समाजवाद की परिभाषा दे सकते हैं जी। आप हम जो बिहार का अंतिम व्यक्ति है वो समाजवाद की परिभाषा से कभी इत्तेफाक नहीं रखेगा। जानते क्यों? उसका कारण है हमें जो थ्योरी में पढ़ाया गया समाजवाद हमने प्रैक्टिकल में देखा ही नहीं। सही बात बता रहे हैं, बिल्कुल। हम तो पूंजीवाद को ही देख रहे हैं लगातार, एक्ट में नहीं है। हम तो समाजवाद के नाम पर पूंजीवाद आज तक खाते जी 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 जी। हमें तो जो विशुद्ध रूप से दिया गया वो तो पूंजीवाद था जी, और आज भी है। मतलब शुरू कीजिए आप, शुरुआत हुई थी सामाजिक समानता की, कांग्रेस के कार्यकाल से शुरू कीजिए। और कांग्रेस के कार्यकाल से मैं नाम लेना चाहता हूँ लेकिन ले नहीं सकता हूँ, कई कंपनियों का नाम आपने सुना होगा जी, कई चीट फंड का नाम सुना होगा और कई फाइनेंसर्स कांग्रेस के थे। और तब से अब तक क्या बदला? आज नरेंद्र मोदी के आसपास भी अदानी अंबानी सुनते हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना मानूं कि हमारा देश पूंजीवाद से ही चल रहा है जी। हमारे देश में स्थापित पूंजीवाद है जिसको परिभाषित करने के लिए हम या चेहरा बनाने के लिए हम कहते हैं कि समाजवाद के तौर पर ही हम ये चुनावी एक तरह से जुमला हो गया। हाँ, लोगों को पोलराइज करने का। ज़्यादा विषयहीन इस विषय पर ना हो इसलिए वापस विषय पर आ जाऊं। देखिए समाजवाद की जो परिभाषाएं, जो शाखाएं टूटी हैं उनमें से दो महत्वपूर्ण शाखाएं बिहार में हैं। लालू यादव वो जो अपने आइडियोलॉजी को बचा कर रखे हुए हैं, इन द सेंस कि आज के डेट में लालू यादव के लिए समाजवाद की परिभाषा जानते हैं क्या है? कि हम भाजपा से गठबंधन कभी नहीं किए जी। ये यही और इसी को मान के चलता है लोग समाजवाद सबसे बड़ा अपना मान लेते हैं कर्म, या उसको कह सकता है कि कर्तव्य, या उसको आप आइडियोलॉजिकल, अपने वोटर को भी ये समझाने में मौलिकता मानते हैं। इसे उन्होंने अपने ट्विटर पर सबसे ऊपर लिख रखा है कि मैं कभी लालू यादव कभी भाजपा से नहीं मिले वरना जेल में नहीं जाते कभी, या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रखता। चलिए अब नीतीश कुमार की तरफ आते हैं। नीतीश भी समाजवाद के ही एक शाखा के प्रयोग से निकले हैं, लेकिन वो भी कभी समाजवाद की वास्तविक परिभाषा पर काम नहीं किए हैं। समाजवाद की परिभाषा कभी ये नहीं रही है कि कुर्सी के लिए आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और जनता अगर चुनकर सरकार आपको ये भेजे तो आप वो सरकार में चले जाइए। बिल्कुल, ये समाजवाद में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर कर्पूरी और जेपी को ये आज के जो हो रहा है ये देखने को मिलता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और मोदी को छोड़कर पहले इन नेताओं को समाप्त करने की एक युद्ध, एक लड़ाई, एक आंदोलन वो चालू कर। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इन सबको खत्म करो, ये फर्जी समाजवादी बन गए हैं सब। खैर, तो अगेन इसका मकसद मेरा नहीं है कि मैं किसी की मौलिकता पर हमला करूं। अगर अपनी समाजवादी की परिभाषा किसी ने गढ़ी है तो गलत नहीं है बाबा। जो बीमारियां 1990 और 1980 में हुआ करती थी उससे अलग अलग बीमारियां अब आ रही हैं। हाल में हमने कोरोना झेला है, हम जानते हैं कि चीज़ें बदलती हैं और फिर उनकी नई परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो देयर इज नो डिनायल कि समाजवाद की परिभाषा भी बदलने की आवश्यकता पड़ी और नई परिभाषा गढ़ने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन ये जो परिभाषाएं गढ़ी गई हैं ये पूर्णतः स्वतः लाभ के लिए की गई हैं, स्वार्थ से परिपूर्ण, मतलब सत्ता तक पहुंचने के लिए इन चीज़ों को सुविधाजनक रूप से विवेचित किया गया है। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर लालू यादव कहते हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी मौलिकता ये है कि मैंने भाजपा से गठबंधन नहीं किया तो उन्हें ये भी कहना चाहिए कि सत्ता का सुख देने के लिए अपने पुत्र को मैंने नीतीश से गठबंधन किया। और साथ में हम भी तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। वो क्या ये कहेंगे लालू यादव कि मैंने भाजपा से गठबंधन तो नहीं किया लेकिन जो भाजपा के परिभाषित समाजवाद के मैंने उपासक हैं नीतीश कुमार, मैं उनके साथ बार बार गठबंधन कर लेता था और वो इसलिए करता था कि मेरे पुत्र को वो बिहार में सत्ता में रखें और आगे चल के अपनी कुर्सी मुख्यमंत्री की दे दें। लेकिन नीतीश तो और भी इसमें समाजवाद के हाइब्रिड प्रोडक्ट हैं। वो अलग ही तरीके के, वो अलग तक फ्यूचरिस्टिक समाजवादी विचारधारा लेके चल रहे हैं। वो अपने कुर्सी के अलावा किसी और चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, विकासोन्मुख कार्य हो या जनता के बीच में आर्थिक समानता की कोशिश करना, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। तो एक तो बात ये रही, अब हम थोड़ा सा विषयहीन जरूर हो गए थे लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। अब रही बात
तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव चूंकि वो भी एक समाजवाद की ही धारा के फूटे हुए स्रोत हैं जी, इसलिए लोगों को लगता है क्या कि नीतीश के आइडियल रिप्लेसमेंट मैन टू मैन वो हो सकते हैं जी। अरे समाजवाद ना है, जैसे लेफ्ट की 3 पार्टियां बिहार में हैं, जिस तरह से लालू गठबंधन में ही है, जिस तरह से लालू प्रसाद का रिप्लेसमेंट लोगों ने नीतीश कुमार को खोजा। हाँ, क्योंकि समाजवाद था, आसान था चुनना। बिल्कुल ठीक है, अरे हो गया, लालू वाला समाजवाद का हो गया, लालू ने सामाजिक न्याय की लड़ा, तो नीतीश कुमार हमें वो। अच्छा, उस सर्वे का क्या है कि जो एक सर्वे रिपोर्ट की बात हम लोग कर रहे थे, आप बता रहे थे कि एक सर्वे है जिस सर्वे ने कहीं ना कहीं क्या है कि पिछली सर्वे का देखिए कहानी क्या है जी। सर्वे जो आजकल हो रहे हैं उन पर राजनीति बहुत हद तक टिक जा रही है जी जी। पिछली बार जो सर्वे आरएसएस और बीजेपी ने कराया था उस सर्वे का रिपोर्ट इतना मतलब इतना बेचैन कर दिया उसने बिहार की राजनीति को कि नीतीश कुमार वापस एनडीए की तरफ गए और भाजपा ने भी उनको बिहार में अपना बड़ा भाई मान लिया। ये सर्वाइवल पर टिक गया दोनों के। जी जी। उस सर्वे में स्पष्ट था कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, केंद्र में मोदी सरकार पर भी आफत आ जाएगी नीतीश अगर उस तरफ रहते हैं तो। और नीतीश कुमार की भी यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होने वाली थी, ये भी उस सर्वे में था कि भाजपा फिर अपना पूरा जो ध्यान है वो राजस्व लड़ने में नहीं नीतीश लड़ने में लगाती है, तो दोनों समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक महाभारत में कहा होता है दोनों लड़ो मूर्ख समाप्त कर दो एक दूसरे को, तो वही हाल हो जाता है। लालू जी यही कहते हैं यार लड़ो खूब लड़ो आपस में लड़के समाप्त कर दो। तो क्या होता है उन बदली हुई परिस्थितियों में राजद एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती, और राजद सबसे बड़ी पार्टी उभरती तो बिहार में मुख्यमंत्री फिर कौन होता है? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव होते हैं। आज नीतीश कुमार का वहीं पत्ता साफ हो जाता है। कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें आती हैं एंड भगवान ना करे बट वी आर अप्रोचिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन बिहार। तो अगर उस स्थिति में हम आते हैं तो सभी कहेंगे कि भाई अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, नीतीश जी को तो इलाज क्या हो सकता है या उनको ब्रेक चाहिए। तो क्या करेंगे? देखिए जदयू में दूसरा कोई चेहरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाजपा ने इतने दिनों तक नीतीश कुमार को जब चेहरा हमेशा मुख्यमंत्री का बनाया तो भाजपा तो खड़ी होकर कहेगी ना अब आपको हमारे साथ न्याय करना चाहिए। या नीतीश के अलावा और किसी के पास है भी तो नहीं। 25 का चुनाव नजदीक है जी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय कम होता एपिसोड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे भाजपा का डर भी खत्म होता जाएगा कि नीतीश सरकार गिरा लेंगे 6 महीना के लिए गिरा ले कोई दिक्कत नहीं है जी। भाजपा का डर कम होता जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। उस स्थिति में नीतीश के पास भी नेगोशिएटिंग पावर जो है धीरे धीरे कम होगी क्योंकि अब उनकी बारी है। वो चाहेंगे कि भाजपा जो चाहे हम हमारे हिसाब से करें, हम जो उसके बदले में हम सेक्रीफाइस करते हैं। आज देखिए हिंदुवादी एजेंडा पर भाजपा काम कर रही है और आज नीतीश कुमार यही साल भर पहले की स्थिति होती तो नीतीश कुमार अभी तक कैसे रिएक्ट किया? और नीतीश के बाद कोई है भी नहीं टेबल टॉक करे भारतीय जनता पार्टी से और निगोशिएट करे। क्या नीतीश चाहते भी हैं यही कोई टेबल टॉक करे? हो सवाल ही नहीं है। नीतीश चाहेंगे क्यों? ये सारी परिस्थितियां एक तो कारण ये हो गया झा एक चेहरा है जी जो कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, जो भाजपा के लिए भी स्वीकार्य हैं जी और नीतीश के लिए स्वीकार्य हैं। लेकिन अगर संजय झा पर नीतीश कुमार का 100% भरोसा होता तो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बना के संपूर्ण पूर्णकालिक अध्यक्ष उनको बनाए होते हैं। कुछ जरूर जिम्मेवारियां मजबूरियां नीतीश कुमार की भी हैं। हम जल्दी जल्दी उन पॉइंट्स की तरफ चलेंगे, पहले मुझे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इस मुद्दे पर। तो एक सर्वे और आया है जी। उस सर्वे में ये खबर आ रही है कि राजद मौजूदा गठबंधन में वोट बैंक उसका खिसक रहा है जी। सेंधमारी हो रही है मतलब मुसलमानों के। और बाबा इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, मैं तो नाम नहीं लूंगा उस सर्वे का क्योंकि किसी और को झूठ मूठ के यहाँ पे क्यों हम किसी की बड़ाई करें जी। बट उस सर्वे को राजद कितना सीरियसली ले रही है इस बात से आपको अंदाजा लगेगा कि इस पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव का राजनीतिक व्यवहार बदला हुआ था जी। शहाबुद्दीन परिवार की वापसी हो राजद में जो किसी हद पर नहीं तैयार, किसी शर्त पर नहीं तैयार हो रहे थे, और कांग्रेस के साथ भी टेबल टॉक शुरू कर देना हो जी। और लेफ्ट की पार्टियों को भी एक सीट देना हो तरारी में जी। ये राजद का पिछले चुनाव के व्यवहार से मिलता नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब राजद को भी ये बात समझ में आ गई है कि जो सर्वे हर्डल कहीं ना कहीं आ गया है, वो बिना आग का वो धुआं नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी हो सकती है। हम भी तो बार बार ये बात बोल रहे हैं लेकिन हमारी बात सुने ना सुने उस सर्वे की बात तो सुनेंगे ना। बिल्कुल। तो सर्वे में यही बात सामने आई है कि राजद अपने स्थापित सीटों पर भी इस बार चुनाव हार सकते हैं कहीं जी, और कई नई सीटों पर जीतेगी भी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो गढ़ है राजद का उसमें भी चुनौती राजद को बहुत तगड़ी मिलने वाली है जी। और इस बार ये सारे एक हैं और परिस्थितियां भी बदली हैं। वोट बैंक भी बड़ा है एनडीए के पास,
तो निश्चित ही तेजस्वी यादव के लिए ये बेचैनी है। अब आप कहिए कि अंतिम मौका कैसे तेजस्वी यादव के लिए, और लालू की जो अंतिम इच्छा है क्यों पूरी नहीं होगी। देखिए, लालू यादव के पास भी बहुत समय नहीं है, और तेजस्वी यादव भी जिन कठिनाइयों से जूझ रहे हैं गैर राजनीतिक, उनके पास भी बहुत समय नहीं है बिल्कुल बिल्कुल राजनीति के लिए। अभी हाल ही में देखा आपने झारखंड में, मैं आज ही सुन रहा था, झारखंड को लेकर मनोज झा ने कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, शर्त लगा लें मुझसे, शर्त लगा लें मुझसे। जिस कॉन्फिडेंस में बोला है उस कॉन्फिडेंस से सरकार नहीं बनेगी वहाँ सरकार बनाने के लिए कम से कम 1 किलो लोहा का चना खाना पड़ेगा मनोज झा को, उसी दांत से, जो दांत है उनके मुंह में। संभव नहीं लग रहा है, तैयारियां वैसी नहीं थी। तेजस्वी यादव की बात अगर हम छोड़ दें तो किसी ने ताकत नहीं लगाई है बिल्कुल चुनाव में। बिल्कुल, राजद भी औंधे मुंह गिरा है। अगर तेजस्वी को एक बाहर कर दिया जाए तो किसी ने मेहनत नहीं की, नहीं, नजर नहीं आया। अगर रही बात कांग्रेस की और सोरेन की, तो कांग्रेस सोरेन बस उन्होंने सोरेन पत्नी पर निर्भर रहे। मुझे समझ में ही नहीं आया। मुझे तो ये भी लगा चुनाव में, झारखंड की बातें मैं बहुत उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो ये भी लगा कि सोरेन ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया इस पूरे चुनाव में जी। वो उस लहर का भी भरोसा कर लिए कि सिंपैथी मेरे साथ आ जाएगी, उस चक्कर में केजरीवाल भी बैठे हुए हैं जी, ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने पत्नी को ज्यादा प्रश्रय दिया। बार-बार मधु कोड़ा वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट आएगा उसमें देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पिछली बार भी प्रेडिक्शन किया था, इस बार मुझे लगता है कि झारखंड में भाजपा सरकार बना लेगी, जो भी हो। थोड़ा मुंबई में, महाराष्ट्र में दिक्कत होगा, लेकिन वहाँ भी भाजपा के पास रणनीतियाँ हैं। तो बिहार में मैं वही कह रहा था कि सर्वे ने बेचैन तो कर दिया है, और मुझे लगता है कि अंतिम मौका तेजस्वी के लिए इसलिए भी है क्योंकि अब जो स्थापित वोट बैंक की राजनीति जो होती थी, लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। कल था कि या तो लालू का जातिवादी राजनीति पसंद कीजिए या भाजपा का जातिवादी राजनीति पसंद कीजिए, या अगर बहुत खुश है तो रामविलास जी का पसंद कीजिए, या नीतीश जी के पास जाएगा तो वहाँ भी जातिवादी है लोग। जी। नीतीश ने थोड़ा प्रोग्रेसिव बनकर सवर्णों को भी अपने पाले में करने की कोशिश की, तो पहला राउंड में उनको मौका मिला। लेकिन भाजपा तो कोई और सवर्णों की राजनीति करती थी, रामविलास पासवान दलितों की राजनीति करते थे, लालू यादव के पास एमवाई था। तो मैं कह रहा हूँ कि इस राजनीति में जाति वाले में ऑप्शन नहीं था। अब प्रशांत किशोर आए तो प्रशांत किशोर ने नहीं कहा कि हमको ना एमवाई है, ना A to Z है, ना कुछ नहीं है। मैं विशुद्ध रूप से बिहार के एक अलग तरह की राजनीति करना है, उन लोगों को यहाँ अप्रोच करना चाहता हूँ जो बिहार को विकसित देखना चाहते हैं, जो उच्च शिक्षा देखना चाहते हैं, बिहार में क्वालिटी देखना चाहते हैं शिक्षा की, जो बिहार में अपने जीवन यापन के जो शैली है उसको और इम्प्रूव देखना चाहते हैं, जो पलायन रोकना चाहते हैं, जो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखना चाहते हैं, जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, जो बिहार में इंडस्ट्रियल बूम देखना चाहते हैं। तो वैसे लोगों का एक बहुत बड़ा वोट है बाबा, और उस वोट को बस कास्ट के ऊपर लेके जाना है, और वही कास्ट के ऊपर ले जाने में अब तक कोई सफल नहीं रहा है। इस चुनाव में के रिजल्ट पर बहुत कुछ डिपेंड इसलिए करता है, लेकिन इतना तो तय है कि राजद उस चुनाव के 25 से पहले ही बेचैन जरूर हो गई प्रशांत किशोर के आने से जी। और जैसे ही विकल्प आया कि एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार आदमी जो जातियों की बात नहीं करेगा, तो सबसे पहले जानते हैं किसको डर लगा अपने महल टूटने का? राजद को, जिनके घर शीशे के होते हैं, क्योंकि राजद को ये लगा कि हम तो केवल जातीय का नाम वोट लेते हैं। नीतीश तो फिर भी मान लीजिए अपने जो काम किया उन्होंने उसके आधार पर वोट मांगते हैं। भाजपा हिंदुत्ववाद के नाम पर वोट मांगती है, जातीय के नाम पर नहीं मांगती, राष्ट्रवाद के नाम पर भी मांग रही है। कांग्रेस के पास भी है कि मोदी को हटाने के लिए वोट करो, बहुत सारे लोग। लेकिन राजद का तो वोट प्योरली अब तक जो रहा है कास्ट बेस रहा है। एमवाई कीजिए, A to Z कीजिए, MYM कीजिए, नहीं A to Z भी तो इसमें छेवका मारने के लिए, सब तो जातीय समीकरण का, इसमें छेवका मारने के लिए जरूर ये हुआ कि तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, तो रोजगार देंगे इसलिए उनको वोट करो, दवाई सिंचाई पढ़ाई लिखाई, सुनने में बहुत अच्छा लगा, और इस पर वोट तेजस्वी को मिला भी। लेकिन बाबा कौन वोट किया? सवर्णों ने वोट किया क्या? नहीं। तेजस्वी यादव का जीवन का सबसे बड़ा दुख यही रह जाएगा कि राजनीति शुरू होने से पहले ही सवर्णों को हड़का दिए। उसकी वजह से अब क्या है कि अब A to Z की बात भी कर रहे थे, सवर्ण उनको 10% जो EWS को मिला उस समय से सवर्ण उनको अब चाह कर भी मैंने उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। कितना भी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वो कितना भी ललचा रहे हैं, कितना भी बुला रहे हैं, आइए ना भाई, आइए ना भाई, नहीं आ रहे हैं जी। AD सिंह से लेकर मनोज झा तक सारा एक्सपेरिमेंट फेल रहा है इनका जी। तो अब बात वही है कि वही आदमी जो यहाँ बदल कर राजनीति करने आया है, तो बेचैनी तो बढ़ी ना। और सबसे पहले घर किसका टूटने लगा? राजद का। पत्र निकाल कर राजद ने ये बात मानी। अभी फिलहाल जो बेलागंज और जो
रामगढ़ में हुआ। दोनों जगहों पर किसका किला ध्वस्त हो रहा है? निश्चित राजद का किला। दोनों में से दोनों सीटें अगर जीत जाती है राजद तो बहुत जबरदस्त कहा जाएगा, पत्थर पे डूब जैसा प्रदर्शन कहा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ लोग तो दोनों हरवा रहे हैं, मुझे तक एक जरूर हार जाएगी राजद। तो बाबा बेचैनी यहीं बढ़ जाती है, इसीलिए लगता है कि ये अंतिम मौका तेजस्वी के लिए भी है, तो अंतिम में ताकत तो लगानी पड़ेगी जी। और भी कई कारण हैं जिसमें से आपसे चर्चा हो रही थी, तो आपने बताया था कारणों की हम चर्चा करेंगे एक करके। पहले कारण से शुरू करते हैं। लगभग आपने जो बातें हैं वो तो स्पष्ट कर दी हैं कि A to Z का क्या स्थिति है, उसमें टूटा जातीय समीकरण टूटा, उसके साथ साथ कारण तो नीतीश है बाबा, वो नीतीश, पहला कारण नीतीश है। नीतीश से ही शुरू करते हैं हम कि नीतीश कुमार आखिर क्यों हर्डल बने हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ रह करके एक तो उप मुख्यमंत्री रहे, उस बीच में क्या कुछ हुआ? नीतीश कुमार ने लगभग सारी संभावनाएं समाप्त कर दी तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की, वो मैं पिछले 2-3 साल से कह रहा हूं। जी। पहली बात, तेजस्वी यादव के पास एक बहुत बड़ी मौलिकता थी कि नीतीश को अगर हटाना है तो मैं उसका चेहरा हूं जी। अब ये मौलिकता उनके पास नहीं रही है। कल अगर वोट तेजस्वी यादव को ज़्यादा मिलता है और 3-4 विधायकों की कमी पड़ जाती है और नीतीश कुमार आ जाने के रेडी होते हैं, तो तेजस्वी को फिर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर ही स्वीकार करना होगा। और ये हम आप दोनों जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं कि इसमें तेजस्वी क्या करेंगे, कि ठीक है फिर आप ही बन जाइए, कोई दिक्कत, भाजपा को बिना रोकिए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है जो उनके वोटर्स को रोकता है उनको वोट करने से, कि नीतीश को ही वोट चला जाएगा फिर। जी। दूसरा, नीतीश ने जितने आरोप लगाए हैं अब तक तेजस्वी यादव पर या उनके पिता पर, ये जब जो साथ आपके बैठा रहता है वो अगर कहे कि अच्छे आदमी नहीं है, आपको लगता है अच्छे आदमी नहीं है, हम जानते हैं। मंचों से उन्होंने कई मंचों से कह दिया, कभी कहते हैं कि इसके पिताजी को फंसाया, कभी तुरंत पलट के बात कह देते हैं, कहते हैं 2005 से पहले का कैसा बिहार था। ये एक ही बार उन्होंने कहा कि इनके पिता को फंसाया, लेकिन कितनी बार उन्होंने ये कहा कि कितना भ्रष्टाचार किया, कैसे बिहार होता था पहले, क्या होता था, फिर वही करने लगा था, इसलिए हम हटा दिए उसको। मतलब तेजस्वी पर फ्रेश भ्रष्टाचार का आरोप लगा नीतीश कुमार ने 2021-22 के बाकी संभावनाएं भी 21-22 के बाद फिर भ्रष्टाचार करने लगा जब हमें सटाया। तो सोचिए मतलब नीतीश कुमार ने कितना सटा के काटा। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, मुझे बोल रहा। और देखिए श्रेय जो नौकरी और बिहार में जातीय गणना हुई, नीतीश तब तक चुप थे जब तक तेजस्वी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, ले जब मिलने लगा सही में इसका श्रेय, तब नीतीश कुमार ने पलट दिया सब कुछ। मैंने किया, मैंने जातीय गणना कराई और मैंने ही रोजगार दिया, और जाकर देख लीजिए हम तो साइन तेजस्वी आने से पहले ही कर चुके थे उस पर कागज पे। सही बात है, साइन तो कर चुके थे नीतीश कुमार, तो नीतीश ने इसमें भी फंसा लिया, तेजस्वी यहाँ भी हल्के हो गए। तो नीतीश कुमार आज दूसरा तो एक करते हैं, आप बिहार में जो डिप्टी सीएम बन गया तो दोबारा जल्दी सीएम बनता नहीं है, अब तक का रिकॉर्ड यही है। और मतलब इस लोक से परलोक में चले गए सोशल मीडिया, लेकिन डिप्टी सीएम थे तो सीएम की संभावना भाजपा ने भी नहीं समझा उनको सीएम। सम्राट चौधरी खड़ा कर दिया, उनको नहीं खड़ा किया। तो निश्चित ही ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नीतीश कुमार ने पहले तो 15 में और फिर दोबारा 22 में बनाकर मेमोरी रिफ्रेश कर दिया कि अगर पिछलका भुला गया तो फिर याद कर लीजिए, डिप्टी सीएम लायक है लेकिन इससे ऊपर मत ले जाइएगा इसको। एक 2020 में चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान के कारण तेजस्वी यादव को इतनी सीटें आई, उन्होंने कई सीटों पर नीतीश को डैमेज किया, इसलिए उनको बढ़त मिली। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है 2025 के लिए कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, ये दो उनके सामने नजर आ रहे हैं। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु जी सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि अब जैसे मैं चिराग की तो प्रशांत किशोर की बात मैंने बता दी, देखिए चिराग पासवान भी उसी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलने दीजिए मुझे, उसी समाजवादी स्रोत के ही एक विखंडित शाखा है जी। लेकिन मैंने जो कहा कि चिराग पासवान ने एक कॉकटेल बना दिया है जी। राष्ट्रवाद कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल टैक्टिक्स, या उसको आप उस तरह से कह सकते हैं कि विकासोन्मुख कार्यों को लेकर जो एक बिहारी फर्स्ट का एक पूरा बनाया है उन्होंने स्कीम स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये तो तेजस्वी नहीं कह सकते ना कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा, क्योंकि आपको मौका मिला था नीतीश के साथ, थे तो आप कंप्लीट सरेंडर मोड में चले गए थे नीतीश कुमार के, तो आप नीतीश के साथ रहकर नहीं कर पाइएगा। आज भी मोदी के साथ रहते हुए बिना शर्त मोदी की सरकार को समर्थन करने के बावजूद कई मुद्दों पर चिराग पासवान ने मोदी से भी डिफरेंसेस क्रिएट किए, बिल्कुल और कहा है कि वापस लेना पड़ेगा और वापस लिवाया। मुखर अभिव्यक्ति रही, अभी वक्त मोड पर भी टिके हुए हैं, जिससे पहले लेटरल एंट्री का वापसी हुआ, उससे पहले कई मुद्दों पर उन्होंने जो डिमांड जो की तो उस डिमांड को रिस्पेक्ट मिला भाजपा की तरफ। बिल्कुल, सड़क पर भी आना पड़ा तो नहीं चुके। तेजस्वी यादव नहीं कर पाए नीतीश कुमार साथ रहते हुए। तो चिराग पासवान क्या है, उसी समाजवाद की एक और धारा से उपजे हुए प्रोडक्ट जो समय समय पर अलार्म करते हैं, जो राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं। तो जो हिंदू हैं वो एक प्रैक्टिसिंग दलित को देखकर,
मैं फिर कहूँगा कि एक यादव जाति है जो चिराग पासवान को बिल्कुल पसंद नहीं करती है बिहार में। सच्चाई है, उसमें बहुत कम ही लोग होंगे जो चिराग पासवान पसंद करते होंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इन्हें सीधा थ्रेट लगता है अपने नेता, यही डर है मेरा, इन्हें तेजस्वी के लिए डर लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए खतरा चिराग पासवान बन जाएंगे, और इसीलिए आप देखिए कि बार बार उसे डर। आज तक प्रशांत किशोर ने कभी नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूं या ब्राह्मण नाम का मुझे वोट दीजिए, लेकिन राजद उनको ब्राह्मण जरूर बना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार वो जगदानंद सिंह ने किया, प्रशांत किशोर का। तब लोगों को पता चला कि प्रशांत किशोर पांडे हैं भाई, पांडे इनके नाम में कोई टाइटल लगा दिया किसी ने। तो आपने तो अपने इनसिक्योरिटीज की वजह से उनकी तरफ कुछ लोगों को भेज दिया जो आपकी तरफ भी नहीं आते, तो आपको लगा नहीं तो भाजपा का वोट काटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, उल्टा पड़ जाता है, ने प्रोग्रेसिव बातें करके, वो बातें करके जो, और एक तो आपके साथ वो टैग लग जाता है कि बहुत पढ़े लिखे नहीं है। तो चिराग, प्रशांत किशोर ये अपने पढ़े लिखे होने का, डिग्री रखने का फायदा आपके सामने उठाते हैं। और एक जो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, तेजस्वी यादव के या उन साथ जो एकदम आंख मूंद कर यादव समाज खड़ा है, अगर उस समाज में थोड़ा सा भी टूट होता है तो तेजस्वी यादव की स्थिति क्या होती है बताएं आपको। 2019 का चुनाव देखिएगा, 2019 के चुनाव में यादवों ने नहीं वोट किया बहुत तेजस्वी यादव को। उसका कारण था राष्ट्रवाद की बात, बिल्कुल राष्ट्र के नाम पर संपूर्ण एक हिंदू एक होने की बात थी, तो उसमें वो उस तरफ गए। आज भी मैं कह रहा हूं कि दिल पर पत्थर रख के मोदी की बात को अनसुना करके चिराग का जो तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उसको भुला के अब वो अगर तेजस्वी की तरफ जाता भी है और अगर राष्ट्रवाद की बात आ जाएगी तो फिर कन्वर्ट पलट जाएगा, फिर कन्वर्ट, तो फिर वहाँ देखिए, मतलब कहने का मतलब कि कुछ परिस्थितियों में इसका बिहेवियर वोट का बदलता है। तो भाजपा तो चाहेगी ना कि उसी बिहेवियर में रखें, और चिराग और प्रशांत किशोर तो उसके जीते जागते सबूत हैं। जी अगर मैं स्पष्ट कहता हूँ, अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा दलील भी देते हुए कई लोगों को, जब वो बात करते हैं तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार की, तो फिर सामने खड़े प्रशांत किशोर जाते हैं। प्रशांत किशोर पर कौन भ्रष्टाचार का आरोप है? किसी भी तरह का भी नहीं है आरोप, राजनीतिक रूप से सक्रिय ही नहीं है, तो फ्रेश है। चिराग को भ्रष्टाचार का आरोप, कोई आरोप नहीं है। अगर कहते हैं पढ़े लिखे होने की, वहाँ भी तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा डाउन पॉइंट रहता है, वहाँ इन दोनों का पॉइंट बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं कि भाई देखिए हम तो कास्ट की बात नहीं करते हैं, प्रशांत किशोर अगर बोल दे चिराग पासवान, तो ये बात तेजस्वी नहीं बोल सकते। जैसे ही वो बोलेंगे, उनका जो कास्ट उनके लिए ईमानदारी से खड़ा है, वो कहेगा तो गलत बात है। और हुआ भी था 19 में नाराजगी केवल उसी बात की थोड़ी थी, राष्ट्रवाद की चलते थोड़ी भागे नहीं, और भी बहुत सारी नाराजगियां थी, जो ए टू जेड की बात होने लगी थी कि सवर्णों को एमएलसी बना देंगे, भूमिहार को राज्यसभा भेज देंगे, राजपूत को एमएलसी बना देंगे, शुरुआत की गई, ब्राह्मण को राज्यसभा भेज देंगे। तो ये सब हुआ तो बड़े यादवों को भी लगाए, हमारा हक, हम आपके लिए लड़ रहे हैं एकमात्र आदमी, हमारा हक भी आप दे दिए किसी और। दूसरी तरफ मुस्लिम भी नाराज हैं, उसको भी आप नहीं दे रहे हैं। मुसलमानों की नाराजगी भी बढ़ी है, तो निश्चित, और मुसलमानों का वोट आप देख ही रहे हैं, जहाँ वक्त वोट पर चिराग पासवान अपने पारे में करने को लगे हुए हैं, वहीं मतलब प्रशांत किशोर अलग है। मैं तो ये कह सकता हूँ प्रशांत किशोर ने सिंधमारी शुरू कर दी। जी और प्रशांत किशोर की वजह से ही तेजस्वी यादव की आंख खुली और उन्होंने साहबुद्दीन परिवार की वापसी कराई अपने पार्टी में। नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के MOI समीकरण को A to Z में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, क्या इस पर फेल हुए या पास हुए? ये भी एक बड़ा कारण है। तीसरा और बड़ा कारण एक और है, जो वोट बैंक में सेंधमारी, जिसकी चर्चा हमने की, चर्चा तो आपने कर ली, लेकिन A to Z जो एक देखिए, कोई भी कोशिश किया था तेजस्वी यादव ने, चाहता है कि अपने पिता की जमा पूंजी को बढ़ाएं। कोई जमीन बेचकर जीवन नहीं चलाता है अपने पिता की खरीदी जमीन, लेकिन क्या करें। अब तेजस्वी ने गलती भी तो नहीं की, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि तेजस्वी की अपनी गलतियां अगर देखिएगा तो बहुत नहीं है। उन्होंने कोई गलती बहुत नहीं की है, वो तो अब जो उनका उम्र है, ये तो राजनीतिक गलती करने का और सबक सीखने का उम्र है। लेकिन समस्या क्या है कि लालू यादव ने किसी और को बैगेज बहुत ज्यादा हो गया, और को तेजस्वी के आस पास भी नहीं पहुंचाया। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी तेजस्वी के कंधों पर चली आती है, और कम उम्र में चली आती है। और उन एक कंधे पर तो ये सारी जिम्मेवारी कि अपने पिता की तरह मुख्यमंत्री बिहार का बनना है, यादव समाज को रिप्रेजेंट करना है, MOI को बचा के रखना है, थोड़ा बढ़ाना भी है, और दूसरे पीठ पर नीतीश कुमार और बाकी बिहार के नेताओं ने लाद दिया है कि देखिए जंगल राज है, 15 साल का देखिए अपहरण तंत्र है, देखिए 15 साल का इनका शासन। तो तेजस्वी कई बार उनको उधर छलका भी कई बार उन्होंने माफी भी मांगा। तो एक तरफ तो बोले बैगेज लेकर ढो रहे हैं, जो व्यक्ति मतलब
एक तरफ श्रवण कुमार बने हुए हैं, जी, पीठ पर लादे हुए पिता और माता के कर्मों को, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये विपक्ष लगाता है, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, वो हमारे विश्लेषण के परे की चीज़ें हैं। जी जी, पास्ट का कोई विश्लेषण नहीं होता है, पास्ट का अध्ययन होता है। जी जी, विश्लेषण या तो फ्यूचर का होता है या वर्तमान का होता है। पास्ट का कोई विश्लेषण नहीं, कोई विश्लेषण नहीं होता। ये भी जान लीजिए, बड़े बड़े विश्लेषक बिहार में बैठे हुए हैं, पास्ट का अध्ययन नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते। तो हम सत्यापित करने वाले वैसे भी कौन, रेफरेंस हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, हम सत्यापित नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो रही बात तेजस्वी यादव की, तो एक तरफ तो ये बैगेज लिया हुआ है और दूसरी तरफ पिता की पूंजी को बढ़ाने की भी बात चल रही है। इसी में सेंधमारी भी हो जा रही है, आधा कट्ठा जमीन कभी भाजपा कर रजिस्ट्री करा ले रहा है, कभी कोई कब्जा कर ले रहा है। अब नए पे चिराग पासवान आ गए हैं, वो भी दलितों का हिस्सा इसमें से काट के ले गए। उधर प्रशांत किशोर भाजपा ने प्रदेश में बना दिया ओबीसी को, कुशवाहा को। अब आपको कुशवाहा ज्यादा टिकट देना पड़ रहा है, तो यादव अपने आप को वंचित महसूस करेगा। हुआ ही ना बाबा, पप्पू यादव नाराज, गुलाब यादव नाराज, और ये राजवल्लभ यादव नाराज, तो पूरा लंबा फहरिस्त, मुसलमानों का भी लंबा लिस्ट है जो नाराज हुए। तो भाई वीरेंद्र उधर नाराज बैठे हुए हैं ना, नाराज है कि भाई वीरेंद्र, फिर आपको कहेंगे कि हम नाराज कहाँ हैं। भाई वीरेंद्र को लेकर के लगातार ही चर्चा चल रही है, एमपी तो बनना चाहिए था, लेकिन अब तो संभावनाएं समाप्त हो गई, अब तो वहाँ से जीत गई हमेशा निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित ही यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि ये भी जमीन जो है वो बची खुची जमीन, कोशिश किया, उसको भी अगल बगल से सब बाउंड्री मार रहा है। तेजस्वी यादव ने कोशिश किया एमवाई को प्लस करने का A to Z से, लेकिन सफल नहीं हो पाया। दिल खोलकर समर्थन किया A to Z में, सभी साझा इन्वेस्टमेंट किया, खाली खासतौर पे सवर्ण जातियों का, लेकिन कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, मतलब भावनाएं उधर से वापस नहीं आई, एक तरफा प्यार जैसा लगा। और फिर उस पूरे प्लान को 2020 में खत्म कर दिया गया। 2020 में भी घातक हो गया जी। 2020 में अगर तेजस्वी यादव 10 गो 20 गो सीट जीते थे सवर्णों वाला, तो मुख्यमंत्री होते हैं। सवर्णों फिर वहां भी झटका दे दिया तेजस्वी को। तो तेजस्वी करे तो क्या करे, एक तरफा प्यार करके सवर्णों से फायदा भी नहीं हो रहा है, और ये पिताजी का बैगेज जो है माताजी का, वो भी नहीं उतर रहा है। तो और मौका मिलता, अगर नीतीश कुमार 1 साल के लिए भी, 6 महीने के लिए भी मुख्यमंत्री बनाते तेजस्वी को, तो तेजस्वी के पास वो कलम आ जाती जिस कलम से वो अपने हिसाब से फैसले ले सकते थे। लेकिन तेजस्वी पर जबरदस्ती का नीतीश कुमार ने और बोझ डाल दिया कि देखिए ना, ये तो आया तो पुल गिर गया, लेकिन आया तो और ये देखिए ना, गिर चुका है पहले। हाँ, ट्रांसफर कर रहा था, पोस्टिंग कर रहा था, सब कलम चला दिया। और तेजस्वी ने बोला भी था कि मेरा कलम नहीं है, उधार का कलम है, जिस दिन मेरे पास कलम है उस दिन हम दिखाएंगे। तो 9 मन तेल नहीं हो रही है, ना राधा नाचने की स्थिति हो रही है, यही तो परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। एक और अंतिम पॉइंट जो है वो अपनों ने बहुत ज्यादा, चौथा पॉइंट है, चौथा A to Z जो राजनीति हमने जिसकी चर्चा की जी, A to Z के अलावा भी कई जातीय समीकरणों में इन्वेस्ट किया तेजस्वी यादव ने। जैसे देखिए कुशवाहा राजनीति को कई बार, अभी भी सच्चाई है, सबसे ज्यादा कुशवाहा विधायक जीत के तेजस्वी के पास से ही आए जी, और सांसद भी जीते। इस बार तो सांसद भी, मतलब उन्होंने मौका अच्छा खासा दिया, टिकटें भी सबसे ज्यादा उन्होंने दी लोकसभा में, लेकिन रेसिप्रोकेशन नहीं है जी, यहाँ भी रेसिप्रोकेशन नहीं है। कुशवाहा जाति और यादव जाति दोनों ओबीसी की ही जातियां हैं, और दोनों एक जो एग्रेसिव भी है, लेकिन एक जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस दोनों जातियों में है वो ये है, एक ज़्यादा पढ़ी लिखी जाती है और एक थोड़ी कम पढ़ी लिखी कंपैरेटिवली। ये एनालिसिस सरकार के पास है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। अब इसके चलते होता क्या है कि दोनों, देखिए जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा स्पेस खोजता है जी, वो जल्दी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को लीडर नहीं मानता है। अपर लेवल पे भी लोअर लेवल पे दोनों जगह साथ में है। दलित का वोट ऑलरेडी चिराग पासवान काट रहे हैं जी, मुस्लिमों में सेंधमारी ओवैसी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर बसपा और फिर ये प्रशांत किशोर सब करने लगे हैं। तो तेजस्वी इन परिस्थितियों में फंस गए हैं। वोट बैंक में सेंधमारी तो हो ही रही है, नए नए वोट समीकरण भी गढ़े जा रहे हैं, तो वो स्थापित नहीं हो रहे हैं जी। 19 में लेके गए उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी को और ये उपेंद्र कुशवाहा को, मुकेश सहनी को, तीनों में से किसी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ जी। 20 में छोड़ के गए, वहां भी पटकाए, फिर अब वापस लेके मुकेश सहनी को आए हैं। स्थिति क्या रही आपने देखा ही, 4 सीटें दी, वहां भी गड़बड़ा गया। अब उपेंद्र को अब रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस को टिकट दिया 70 सीटें, कांग्रेस मात्र उसमें सुनने। तो हर जगह जहाँ एक्सपेरिमेंट तेजस्वी कर रहे हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा फेलियर ही मिल रहा है, दिक्कत यही हो रही है। नमन जी, अंतिम पॉइंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ साथ ये तय हो रहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में अंतर जरूर है। हो सकता है बहुत सारे कारण रहे हों, लालू प्रसाद सर सुलभ थे, तेजस्वी यादव नहीं हो, ये भी कारण हो सकता है। अपनों का धोखा तेजस्वी यादव को खूब मिल रहा है। देखिए कहा शायरी वो तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना बेवफा नहीं होता।
सच्चाई है कि तेजस्वी यादव ने तो अपने लेवल से जो लोग साथ हैं उनके साथ कभी गलत नहीं किया जी। अब अगर तेजस्वी को पार्टी का सदस्य बनाया गया है और वो फैसला लेते हैं कि आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, तो आप निर्दलीय जाके लड़ दे रहे हैं जी। ये समस्या सबके साथ है, बिल्कुल। पार्टी छोड़ दे रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को ये देना चाहते हैं तो आप वो मांग रहे हैं। तो इस चक्कर में जो कैप्टन है उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। जी जी। और हम झूठ मूठ के तेजस्वी यादव को दुश्मन बनाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं जी। जो फैसले तेजस्वी यादव ने लिए उनको कभी भी पार्टी के सारे नेता, अरे पार्टी छोड़ी ना, परिवार के लोगों ने तक ने कंप्लीट सपोर्ट नहीं किया। लालू यादव की बात कोई काटता था क्या? नहीं। इतना बड़का बड़का दिग्गज लोग लालू यादव की सभा में बैठते थे, जगदानंद सिंह से लेकर एक से एक दिग्गज, डीएम को हार कपाने वाले जगदानंद सिंह बैठते थे, मैंने जनेऊ तोड़ के फेंकने वाले शिवानंद तिवारी बैठते थे। जी जी जी। वैशाली नरेश, रघुवंश बाबू, उनकी सभाओं में शहाबुद्दीन बैठते थे। और इतने दबंगों को भी वो अपना जब फैसला लेते थे तो मानने पर मजबूर करते थे। जी जी। डिस्कशन ऑफ कैमरा होगा, ऑन कैमरा या ऑन जब देख रहे हो लोग आपको, तब आपको अधिकार नहीं है कि मेरी बात आप काट दी। तेजस्वी यादव की सभा से उठ के मुकेश सहनी कहते हैं पीठ उछला को हम जा रहे हैं बीच सभा में। बीच सभा में जी। उनके भाई ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं? मैं देखिए व्यक्तिगत रिश्तों में नहीं पढ़ता हूँ, मेरी एक खासियत है, मेरे विश्लेषण का हिस्सा कभी भी इतना हल्का नहीं हो सकता कि उनकी पत्नी भाग गई है, उनके चाचा भाग गए, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तेज प्रताप ने विभिन्न समयों में क्या क्या आरोप नहीं लगाया। जब वो उनके सलाहकार जिन्हें राज्यसभा भेजा गया है संजय यादव, उन पर आरोप लगाते हैं साथ रहकर, तो कितना क्वेश्चनेबल है ये। निश्चित रूप। सुनील सिंह पर आरोप लगाते हैं तो कितना क्वेश्चनेबल है ये। जी जी जी। आप तेजस्वी पर ही आरोप लगा रहे हैं, बस आप सीधा नहीं लगा के कान घुमा के पकड़ रहे हैं। नहीं, बंद कमरे की बात बाहर आ रही है। मीसा भारती और तेजस्वी को लेकर कितने डिफरेंसेस सामने आए जी। ये सारी बातें जब सार्वजनिक होती हैं तो कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा, कोई भी घराना कमजोर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और तेजस्वी के फैसलों ने तेजस्वी को कमजोर नहीं किया है। तेजस्वी के फैसले लेने की ताकत जो रही है उसको कमजोर करके उनके आसपास के लोगों ने उनको कमजोर किया है। आज तेजस्वी यादव के पास उनके सलाहकार हैं, वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, वो उनकी पार्टी का भी हिस्सा नहीं है। जी 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 जी। लेकिन आज संजय यादव की वजह से तेजस्वी यादव को पूरे देश भर में एक विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पर जाना जाता है, पहचान मिला है। जी। इसमें मनोज झा या उनके परिवार के सदस्य का हाथ नहीं है। जी जी जी। ना ही लालू के नौरतनों का हाथ है। और बहुत कुछ सहा भी है संजय झा ने। बिल्कुल, ये उनके नेता के उनके द्वारा जो भी देखिए, जो तेजस्वी के एक नेता के तौर पर, मॉडर्न नेता के तौर पर व्यक्तित्व में जो छोटी मोटी कमियां थी, उनको संजय यादव इतनी बखूबी पूरा कर देते हैं। जी जी जी। काश भगवान ऐसे सलाहकार सबको दे। ऐसे सलाहकार अगर सबको मिल जाए तो आप एक बात तो कह सकते, कितनी भी विकट परिस्थितियां आएंगी जी, वो संजय आपको उस स्थिति से निकाल लेगा। महाभारत में भी एक संजय थे जिन्होंने सब कुछ कह दिया था। सच्चाई है कि उस संजय को देखिए कमजोर करने में लोग लग गए थे। अरे हम तो पत्रकार हैं, हमारा तो सुबह का जो रोटी है वो उसमें सब्जी घट जाए चलेगा, लेकिन अगर राजनीतिक मसाला विवाद अगर राजनीतिक घट जाए तो हम लोग सब रोटी नहीं घुटा। नमन जी, तेजस्वी यादव की शुरुआत और संजय यादव का साथ 2015 से लेकर के 2025 तक की राजनीति अब होने जा रही है, और लगातार हम समय में तेजस्वी ने अचीव भी बहुत कुछ किया है, ये सच और साय की तरह संजय रहे हैं। ये सच है कि राजनीति तो तेजस्वी को ही करनी है ना। जी जी। वो आपको प्रैक्टिस करा सकता है, खेल नहीं सकता है। ये समस्या हो रही है। और तेजस्वी की सच्चाई है कि तेजस्वी को अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उनके उस वोट बैंक को कोई संपूर्ण क्या, आधा भी तोड़ पाना असंभव है उसको। लेकिन कालांतर में हमने देखा 19 में अगर भाजपा ने तोड़ा राष्ट्रवाद के नाम पर, तो जस्ट 20 में ओवैसी ने 5 विधायक डाली हैं। जी जी। ये क्या लगता है बाबा आपको कि ये बिना अंतः माने कला के नहीं हो सकता, बिना विभीषण के हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी तेजस्वी जब कॉन्फिडेंस से लेते हैं कोई फैसला तो हमें तो दिख जाता है। नहीं, 2019 में जहानाबाद नजर आ रहा है बगल में। अपनों पर कोई शक नहीं करता है, चाहे कितनी बार भी धोखा हो जाए। आप सतर्क रह सकते हैं, शक नहीं कर सकते हैं। तो तेजस्वी जिन अपनों पर शक नहीं करते हैं, सतर्क तो रहते हैं, उन पर हमें पूरा शक होता है। इसलिए हम अपने विश्लेषण में कहते हैं कि यहाँ तो गए आप, और तेजस्वी कॉन्फिडेंस में कहते हैं नहीं अरे यहाँ तो मेरा अपना है, ये कैसे गड़बड़ा जाएगा। और यही कमजोर तेजस्वी पड़ते हैं। नीतीश के साथ ये धोखा नहीं होता है, नीतीश अपने भरोसे नहीं करते हैं, किसी अपने को लाए नहीं परिवार के, और जो है साथ में उस पर किसी को भरोसा नहीं। भाई आरसीपी को देख लो भाई, हमको नहीं भरोसा है। ललन सिंह हमको भरोसा नहीं है। संजय झा, अरे हमको भरोसा नहीं भाई, हम कैसे मान लें।
किसी पर भरोसा नहीं। काम सब करो लेकिन फैसला हम ही लेंगे, फैसला खुद लेंगे। फैसला हम लेंगे। चलिए, और चूंकि कुर्सी अपनी है ना, तो फैसला खुद लेना पड़ता है। जी। तो यहाँ से अंतिम में हमने एक रास्ता छोड़ दिया तेजस्वी जी के लिए कि जब कुर्सी आपकी है, जब भविष्य आपका है, जब सब कुछ आपका दाव पर लगा हुआ है, तो फैसला कोई और क्यों लेगा? फैसला तेजस्वी यादव लेंगे। बिल्कुल। लेकिन 25 में आपके लिए ये रोड़े हैं, या आपको उस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, जहाँ से मैं देख रहा हूँ। जी। चलिए रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ऐसा विषय, जिस विषय पर लगातार कई क्वेरियाँ आ रही थी, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था, अब जो ये है स्थापित करने की हमने कोशिश की है, आपको ये पूरा का पूरा, और ख़ास करके तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं या उनके विरोधी हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो हमने 5 पॉइंट्स दिए हैं और 2025 के चुनाव को जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, क्या हम सही हैं? आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।